Hello students, welcome to our channel Unfold Biology and I am Abhishek Aryan, your biology mentor। और आज का आपका टॉपिक होने वाला है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर एक्सक्रीशन चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इससे पहले की जो लेक्चर थी उसमें हमने कॉन्टैक्ट करंट मैकेनिज्म को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। ठीक है, उसकी एक एक डायग्राम, उसके सारे कॉन्सेप्ट थोड़े से क्या होता है कि वो कंफ्यूजिंग ज़रूर लगते हैं, बट मुझे लगता है कि मैंने हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से डिलीवर किया था। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी, आपने लेक्चर्स देखे होंगे और आपने नोट्स बनाए होंगे, तो एवरीथिंग मस्ट हैव बीन क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, और अगर कोई आपको डाउट इसमें आई हो तो आप ज़रूर से कमेंट करें और मेरे तक रीच करने की कोशिश करें आप बहुत ही आसानी से। ठीक है, वो सारे डॉट्स को क्लियर कर पाएंगे और फिर इस पर आपकी जो ग्रैबिंग है ना और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ से स्टार्ट करा था। ठीक है, यही था मेजरली कॉन्टैक्ट एंड मैकेनिज्म को हमने पढ़ा था। ठीक है, और ये वाली डायग्राम को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक बात इसमें एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, और बहुत ही डिटेल्ड वीडियो था यार वो, है ना। जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट था हर एक चीज़ को डिस्कस कर लिया गया था। अभी मैं थोड़ा सा भी रिकैप कराऊंगा ना तो फिर बिना पूरा किए वो ख़त्म ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो कैसे कैसे इसके अंदर फिल्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पहले तो बढ़ रही थी, फिर उसके बाद डाइल्यूट हुआ एंड देन फिर से बढ़ी, तो ये जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है आपकी 1200 मिली ऑस्मोल पे यूरिन आपकी निकलती है। और स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 300 से, तो ये हमने 4 गुना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया। ठीक है, तो कैसे फिल्ट्रेट इसमें कॉन्सेंट्रेट हो रहा था, है ना। लूप ऑफ एनले का क्या रोल था यार, एंड दिस वासा रेक्टा का क्या रोल था। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें इन दोनों में क्लोज प्रॉक्सिमिटी थी। कॉन्टैक्ट करंट मैकेनिज्म ने कहाँ कहाँ फील किया था, एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में, एक इसके और इसके बीच में, एक इसके और इसके बीच में। तो ये सारी चीज़ें अपन ने एनसीईआरटी से भी रीडिंग करके पढ़ लिया। तो चलो, तो फिर आज हम लोग जो है सो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो देखो हर एक चैप्टर के आपने नोटिस करा होगा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर कि हर एक चैप्टर के एंड में एक रेगुलेशन वाला टॉपिक ज़रूर से आता है। ठीक है, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है भाई? तो रेगुलेशन की इम्पोर्टेंस ये हो जाती है कि कोई भी आप मतलब फिजियोलॉजी कर रहे हो तो कब उस चीज़ को एक्टिवेट कराना है। ठीक है, जैसे अगर हम अभी यूरिन पढ़ रहे हैं, ठीक है, यूरिन से रिलेटेड बात चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उसमें किडनी का क्या रोल होगा ऐसा रेगुलेशन के लिए। ठीक है, किडनी को कैसे रेगुलेट करना चाहिए, कौन रेगुलेट कर रहा है, कब रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, ऐसा क्या होता है, तो हम लोग थोड़ा उसको देखते हैं। तो आप सोचो कि यूरिन को आपने कंसंट्रेट करनी है। ठीक है, तो बट कभी कभी बॉडी की डिमांड थोड़ी सी अलग हो जाती है। मान लेते हैं कि हमारे अंदर जो है सो जीएफआर जो नॉर्मली बन के आ रहा था जो 125 ml पर मिनट था ना। ठीक है, हाँ, तो ये जो है सो अगर उसकी जीएफआर में कमी हो जाए, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड की अमाउंट है ना, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वाटरी कंटेंट है उसकी अमाउंट अगर कम होने लग जाए तो ये सब सारी चीज़ें जो है सो एक्टिवेट हो जाती हैं और वहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं, है ना। मान लो कि अभी आपको जो है सो वॉमिटिंग हो गई, आपकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गई, आपकी ब्लीडिंग हो गई, डायरिया के पेशेंट हो गए आप। ठीक है, तो इन सब कंडीशन में जहाँ भी वाटर लॉस होता है, ठीक है, आप डिहाइड्रेटेड हो गए, आपकी एक्सेसिव स्वेटिंग हो गई, तो जो भी ये सब रेगुलर लाइफ की चीज़ें प्रॉब्लम है ना, तो ऐसे ऐसे कंडीशंस में जो है सो किडनी क्या करती हैं, अपने आप को किडनी को रेगुलेट करने के लिए एक्चुअली जो भी कुछ सेंसरी सेल्स होते हैं जो आपके ब्रेन में होते हैं, या फिर एक तो हाइपोथैलेमस ये हो गया, फिर किडनी के पास भी कुछ सेंसरी सेल्स होते हैं, तो ये सब क्या करते हैं कि इन सब चेंज को इन सारी चेंजेस को वो क्या करते हैं, सेंस करते हैं और फिर वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं। कभी कभी किडनी के कुछ सेल्स होते हैं, जेजीए सेल्स होते हैं, तो उसको सिग्नलिंग देते हैं कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेजरली इसी एक्शंस को हम लोग जो है सो आज हर एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि कब किस समय में आपकी किडनी के रेगुलेशन कैसे होती है, तो यही मोटा मोटी बात है। ठीक है, इसके पीछे, क्योंकि अभी जैसे कि आपने हार्ट में पढ़ा था कि हार्ट की रेगुलेशन के लिए क्या होती है, तो हार्ट बीट कब बढ़ाना है, हार्ट बीट कब डिक्रीज करना है ना। इन सब सारी चीज़ों का जो रेगुलेशन था वो कहीं ना कहीं ब्रेन से हो रहा था। ठीक है, तो इसी तरीके से किडनी की हम लोग रेगुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपन प्योरली टॉपिक पे। और जो भी बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं कि यहाँ हम ह्यूमन फिजियोलॉजी अभी तो पढ़ रहे हैं, इसमें तीसरा चैप्टर ये चल रहा है एक्सक्रीशन वाला। ठीक है, और आप
चाहें तो अगर रेगुलेशन पढ़ने आया हो तो रेगुलेशन यहाँ से आप एकदम प्योरली स्टार्ट कर सकते हो। और जो बच्चे लगातार इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं, है ना, तो जो भी लेक्चर्स आए हैं सभी अपलोड अभी तक कर चुके हों, तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो होने वाला है इसका, ठीक है। तो आई वेलकम एवरीवन, ठीक है, जो नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, और उन सबको तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। और इस चैनल के साथ जुड़ें, सेशन को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको पसंद आए आप देख लो, ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड करना कि करना क्या है, ठीक है। तो ये एक अपील है आपसे, बाकी मैं अपने एंड से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ। वीडियोस लगातार आ रहे हैं, कुछ दिनों के लिए ब्रेक हो गया था, बट अब से लगातार वीडियोस आएंगी और आपकी सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। मेरा टारगेट तो पूरा बायोलॉजी पढ़ाने का है, लेकिन अभी हम इतना लंबा प्रॉमिस अकेले नहीं कर सकते क्योंकि आई एम ओनली वन, ठीक है। तो मैं अकेले पूरा बायोलॉजी पढ़ाने का यहाँ मैंने सोचा हुआ है, बट देखते हैं अभी कहाँ तक हो पाता है। अभी तो पहले पूरा फोकस है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी एक बार हो जाए, जिसमें कि तीसरा चैप्टर ही चल रहा है, ठीक है भाई। चलो आते हैं। पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। ये मेरे द्वारा ही नोट्स तैयार किया गया है, ठीक है। तो अभी अपन लोग जो है सो इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लास्ट में मैंने NCERT की भी वो वाला सेक्शन अटैच कर दिया जिसको अपन रीड भी कर लेंगे, राइट। ओके भाई, चलो। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि पहले लाइन से अगर आप पढ़ें यहाँ से कि फंक्शनिंग ऑफ किडनी जो है ना, efficiently monitored and regulated by the hormonal feedback mechanism involving hypothalamus, JG and heart, ठीक है। तो जैसा कि मैं तभी से आपको बता रहा हूँ कि भाई उसको क्या होती है कि मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है, रेगुलेशन की ज़रूरत होती है कि कब क्या करना है तुमको, कोई बताने वाला तो हो, है ना, कब क्या चेंजेस करने हैं। तो सब कुछ ये जो है सो सिस्टमेटिक फॉर्म में चलती है और उसके पीछे जो काम कर रहा होता है वो एक हार्मोनल फीडबैक होता है, ठीक है। तो हार्मोनल फीडबैक से क्या मतलब कि कुछ कुछ जगह पे जो है सो हार्मोन्स रिलीज होंगी, वो बताएगा कि इस पॉइंट पे क्या एक्शंस लेने चाहिए, इस पॉइंट पे क्या काम आपको करनी है, कहाँ क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है। और ये फीडबैक पे भी काम चलता है। अगर आपको मान लेते हैं कि आपके अंदर फ्लूइड की कमी हो गई, वाटर की कमी हो गई, तो वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया आपने। अब वाटर को रीअब्जॉर्ब करके आपकी ब्लड प्रेशर अब ठीक हो गई, मेंटेन हो गई, तो आप लगातार अब उसको एक्टिव फॉर्म में नहीं रखोगे ना, भाई तुम और वाटर ले लो और वाटर ले लो, या फिर जो भी NaCl को तुम अगर सोडियम को अगर आप रीअब्जॉर्ब कर रहे हो तो और रीअब्जॉर्ब करो। ब्लड प्रेशर एक बार बढ़ गई है तो और बढ़ाओ। हम बढ़ा भी तो उतना ही रहे हैं ना जितना कम हो गया था, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर हमारे अंदर कम हो गई थी, वाटर की कंटेंट हमारे अंदर कम हो गई, तो हम उसको मेंटेन करने के लिए ही तो करेंगे, समझ आई बात। हम उसको उससे ज़्यादा तो नहीं कर देंगे ना, जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा नहीं कर देंगे। तो उसके लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म होती है कि भाई हाँ अब रुक जाओ, ये अभी आप लोग पढ़ेंगे भी। तो सारी चीज़ें जो है सो इसीलिए एक फीडबैक पे काम चलता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उस चीज़ को सेंस करना और उस चीज़ को ठीक करना। तो दिस इज़ द प्राइम मोटिव ऑफ रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर जो कुछ कुछ पार्ट्स आपके जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, तो उनके ये नाम हैं कि भैया हाइपोथैलेमस पहला हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका JG होता है। ये क्या होता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है। मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर जक्स्ट्रा मेडुलरी सेल्स होता है जो कि DCT के जो मैक्यूला डेंसा है उससे बने होते हैं और आपका एफरेंट आर्टरियोल से बने होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है आपकी हार्ट का भी इसमें एक बहुत ही छोटा सा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो हार्ट भी इसमें अपना एक फंक्शन परफॉर्म करता है रेगुलेशन में, ठीक है। तो हम बारी बारी से तीनों चीज़ों को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो आते हैं पहला पे, दैट इज़ योर हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के बारे में क्या लिखा है ये आप देख लीजिए। तो हाइपोथैलेमस अगर आपने एंडोक्राइन सिस्टम्स पढ़े होंगे तो आपको बेहतर पता होगा कि हाइपोथैलेमस कहाँ होती है, क्या होती है, उसकी क्या क्या फंक्शंस हैं। बट एज ऑफ नाउ इस पॉइंट पे हमें हाइपोथैलेमस के बारे में बहुत ही एक तो स्ट्रक्चरली बहुत ही ब्रीफ नॉलेज लेनी है कि हाइपोथैलेमस जो है सो ब्रेन के अंदर क्या होती है कि एक ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स होते हैं उसके अंदर। ब्रेन के अंदर एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, ऑस्मो रिसेप्टर सेंसरी सेल्स होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लिया बोलते हैं। और ये न्यूक्लिया वर्ड जो है सो इस चैप्टर में नहीं लिखा हुआ है, मैंने वहाँ से उठाया इसको, कहाँ से, एंडोक्राइन वाले सिस्टम से, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हो गया न्यूक्लिया। तो ये ऑस्मो रिसेप्टरी सेंसरी सेल्स, मैंने बोला ना कि इस चीज़ को फील करने के लिए, सेंस करने के लिए कि प्रॉब्लम आई है, तो उसके लिए ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ठीक है। सेंसरी सेल्स आपको समझ आ रहा है कि कुछ भी चीज़ों को चेंज हो रहा है, जैसे कि टच सेंसरी होती है, देखना, मतलब ऐसे कि बोला जाता है ना सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से, टेस्ट सेंसेशन का है और टच सेंसेशन का है, ठीक है। तो
ये सब सारी चीज़ें जो है वो क्या है, नोज से हम स्पेल करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ सेंसेशन। तो सेंसरी सेंस होने चाहिए ना कुछ ऐसी चीज़ों को सेंस करने के लिए कि हम बता पाएँ भाई कि फर्दर एक्शंस आपको लेने की ज़रूरत है। तो दैट्स वाई हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ ऑस्मोरिसेप्टर सेंसरी सेल्स होते हैं जिसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब ये ऐसे ऐसे चीज़ों को देखते हैं। कौन कौन सी चीज़ों को देखते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को फ़र्क महसूस करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ प्रॉब्लम आ गई है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में ये ऑस्मोरिसेप्टर्स जो सेंसरी सेल्स है हाइपोथैलेमस के अंदर वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कंडीशंस क्या क्या आ गई भाई। तो डिक्रीज ऑफ ब्लड वॉल्यूम्स के अंदर डिक्रीज हो गई, हमारे अंदर जो भी वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप हो रहे थे, ठीक है, उस वॉल्यूम में कुछ कमी आ गई मान लो, ठीक है। या फिर बॉडी फ्लूइड्स के अंदर कमी आ गई। बॉडी फ्लूइड्स में क्या क्या आता है ये मैंने यहाँ लिख दिया है अलग से नोट में। तो बॉडी फ्लूइड्स के अंदर आता है ब्लड प्लाज्मा। आपको पता है ब्लड के अंदर प्लाज्मा वाला पार्ट है और क्या है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा पार्ट है और कॉर्पोसल्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो प्लाज्मा पार्ट में क्या है, मोस्टली तो अपना आपका 90% वाटर ही है, ठीक है। तो उसमें ब्लड प्लाज्मा हो गया। दूसरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जैसे कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपने अभी मेडुलरी इंटरस्टिशियल पढ़ा है, तो उसके अंदर जो भी फ्लूइड्स होते हैं तो दैट इज योर इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स, उसमें भी वाटर का कंटेंट है। एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो आपका वो जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है दैट इज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो इन सब के अंदर जहाँ जहाँ भी आपके बॉडी के अंदर वाटर है ना, सिंपली ऑल इज बॉडी फ्लूइड, ऑल आर बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। तो यही मैंने लास्ट में लिख दिया कि बॉडी का ओवरऑल वाटर कंटेंट को हम क्या कहते हैं, बॉडी फ्लूइड्स कहते हैं। यहाँ इसलिए मैंने इसको एम्फसाइज किया, दैट्स वाई कि ब्लड वॉल्यूम्स और बॉडी फ्लूइड में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड वॉल्यूम इज प्योरली द ब्लड, ठीक है। एंड बॉडी फ्लूइड्स के अंदर आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स, इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स ये सब भी आ जाते हैं, एंड मेजरली ब्लड प्लाज्मा तो आएगा ही, ठीक है। तो ये सिंपली बातें हो गई। तो इन चीज़ों में डिक्रीज अगर हो रही है, सब में लिखा हुआ है डिक्रीज, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों में अगर डिक्रीज हो रही है, वो वॉल्यूम कंटेंट डिक्रीज हो रहा है, दिस वाटर कंटेंट डिक्रीज हो रहा है, वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट अगर डिक्रीज हो रहा है, वहाँ सोडियम पोटेशियम वगैरह जो NaCl वगैरह ले रहे थे हम लोग, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की अगर हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, कमी आने लग जाती है, ब्लड प्रेशर आपका कम हो गया किसी वजह से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चेंजेस को कौन डिटेक्ट कर लेता है, आपका ऑस्मोरिसेप्टर सेल्स, सेंसरी सेल्स जो होते हैं ये वाले, वो हाइपोथैलेमस के अंदर डिटेक्ट कर लेते हैं। अब देखो ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो ये आपको अब फंक्शनिंग समझनी है, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम क्या हुई थी कि एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड हो गई थी, वही बात है ये सब जो भी लिखा है ना, ये डिक्रीज वाला, यही सब चीज़ें। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में होता क्या है, ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो है सो आपका हाइपोथैलेमस से क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और यही रिसेप्टर है। रिसेप्टर मीन्स क्या होता है, जिस चीज़ को जो सेंस करता है उस चीज़ का वो रिसेप्टर होता है, राइट, ओके। तो ये क्या करता है कि ये प्रोड्यूस करवाएगा, हाइपोथैलेमस है ना, तो हाँ हाइपोथैलेमस खुद से अपने अंदर ADH प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्या होता है ये, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसको लिख लेंगे हम लोग, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मतलब हमें बेसिकली डायूरेसिस से बचाता है। डायूरेसिस मीन्स व्हाट, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। तो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को नहीं होने दे, दैट्स व्हाई इट इज एंटी, ठीक है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन सा होता है, आपके ADH होते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि सबसे पहले तो इसके बारे में एक दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे कि ये प्रोड्यूस कौन करता है, हाइपोथैलेमस। कौन करता है, हाइपोथैलेमस। और आपको पता होनी चाहिए हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना आपके, वो दोनों ही कनेक्टेड होते हैं। जब आप वो पढ़ेंगे ना एंडोक्राइन, तो उसमें पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ना है आपको, तो वहाँ मैं और डिटेल में बताऊंगा। एज ऑफ नाउ आपको ये ध्यान रखनी है कि ADH जो है सो, हालांकि इस चैप्टर में ये सब चीज़ पूछेगा नहीं, बट जब सवाल आते हैं तो वो दो चार जगह से मिल के आते हैं ना यार, है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी की हर एक चीज़ को यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देगा। ADH का चर्चा मान लो यहाँ है, दूसरा जगह कहाँ है, आपका एंडोक्राइन में है, ठीक है। तो कहीं से भी पूछ सकता है, वो दोनों के कॉन्सेप्ट को मिला देगा, ठीक है। तभी तो क्वेश्चन थोड़े अच्छे बन जाते हैं। तो इस पॉइंट पे भी अगर मान लो तो इस चैप्टर को पढ़ के आपने क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी और वहाँ ये चीज़ आ गया कि भाई ADH इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन या फिर विच ग्लैंड, तो दैट इज हाइपोथैलेमस। देन एक और बात होती है कि प्रोड्यूस तो उसने किया बट रिलीज्ड बाय एंड स्टोर्ड बाय विच, दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ आई बात, मतलब कि हमने बना करके कहीं पहुंचा दिया, ठीक है, उसको रख दिया, हमने बनाया और कहीं पहुंचा दिया,
रख दिया। अब जब जरूरत होगी तो वो निकालेगा कौन, जहां हमने पहुंचाया था। तो वो जगह कौन सी है, वो जगह आपकी पिट्यूटरी की, और जो बनाया था वो कौन है, वो है आपका हाइपोथैलेमस। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर कि प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या फिर इसी को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे जो टर्म्स हैं ना आपके, वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे किसमें, एंडोक्राइन वाले पार्ट में। ठीक है, एक होता है ठीक है, क्या लिखा है, हाँ ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है, मतलब एक होता है एंटेरियर पिट्यूटरी, ठीक है, और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ही न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम मसला हमारा एडीएच का है। ठीक है, तो एडीएच से बात करते हैं, इसके बारे में बस दो ये इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के अंदर सेंसरी सेल्स थे, वो एक्टिवेट हो गए थे। अब काम क्या करेगा, एक्टिव होने से ही नहीं होता ना, तुमको काम करना है, अब उस चीज़ को तुमको समझना है, उस चीज़ के बारे उस चीज़ को ठीक करने के लिए, उस प्रॉब्लम को जो तुमने डिटेक्ट किया है, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए तुमको काम करना है। तो ठीक है, उसने क्या किया, एडीएच को प्रोड्यूस कराया। ठीक है, अब एडीएच का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है भाई, एडीएच का प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि ये क्या करेगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। अभी आपको प्रॉब्लम पहले एकदम ध्यान से देख लो क्या प्रॉब्लम थी, कि ब्लड वॉल्यूम्स की कमी हो गई थी। ओके, बॉडी फ्लूइड्स की कमी हो जाए, या फिर वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए, या फिर ब्लड प्रेशर की कमी हो जाए, तो सारे ही रिलेटेड हैं यार, सारे ही क्या है, रिलेटेड है। बॉडी वॉल्यूम्स की कमी, सॉरी ब्लड वॉल्यूम्स की कमी मतलब ब्लड की कमी, तो ब्लड की कमी से तो वाटर की कमी हो ही जाएगी ना। दैट्स व्हाई बॉडी फ्लूइड इज आल्सो इन्वॉल्व, और वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी चलता है। ठीक है, जहाँ जहाँ NaCl वहाँ वहाँ वाटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर दोनों की डिक्रीज भी हो सकती है, या फिर ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो मतलब वो जो जितना ब्लड उसके अंदर आ रहा था आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, वो उतना ब्लड नहीं आ पाएगा। दैट मीन्स GFR भी कम हो गई है कि नहीं, GFR कम हो जाएगी। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट था मैंने बताया था 125 ml पर डे, सॉरी पर आवर होता है, पर मिनट होता है, सॉरी पर मिनट होता है, वही तो 180 लीटर पर डे हो रहा था। बट उतना हम लोग जो है सो एक्सक्रीट तो नहीं करते ना, तो उसका 99% जो है सो आपका रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी हम मानेंगे कि प्रॉब्लम हमारे पास ये थी। ठीक है, फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, तो ये जो एडीएच है वो क्या करती है कि वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को कहाँ से बढ़ा देती है, लैटर पार्ट ऑफ टिब्यूल, NCERT ये लाइन लिखती है भाई। ठीक है, कहाँ से, लेटर पार्ट ऑफ द टिब्यूल। तो टिब्यूल वाला पार्ट कहाँ से कहाँ था, पीसीटी से लेकर के कौन सा, डीसीटी तक था। ठीक है, तो लेटर वाला पार्ट कौन सा हो गया, डीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपने इसी 2-3 लेक्चर पहले आपने पढ़ा होगा कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन वाटर होती है कहाँ से, डीसीटी। तो ये बातें भी मैंने लिख दी। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, ये हमेशा नहीं वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा। अब हमेशा आपके अंदर वाटर की कमी हो जाए ऐसा तो नहीं होता है ना, ये तो प्रॉब्लम है ना, ये तो कभी कभी होगी। ठीक है, तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, दैट्स व्हाई दिस इज रिटन कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, जब जब आपको प्रॉब्लम होगी तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि हम उस पानी को वहाँ से जो आपका फिल्ट्रेट में चला जा रहा था वहाँ से हम और पानी को खींच लें। क्या करें, उस वहाँ से और पानी को हम खींच लें अपने अंदर, अपने बॉडी के अंदर या फिर ब्लड के अंदर। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो पानी की कमी हो रही थी, फ्लूइड की कमी हो रही थी, उस फ्लूइड की कमी को हमने मेंटेन कर लिया। क्लियर, तो यही सब सारी चीज़ें लिखी हुई देखो। इट इंक्रीजेज द वाटर रिअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लाइटर पार्ट ऑफ द टिब्यूल, दैट इज DCT, एंड DCT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशनल रिअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड हेंस प्रिवेंट डायूरेसिस। डायूरेसिस मीन्स व्हाट, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। डायूरेसिस जिसको नहीं मालूम हो आप लिख लेना कि एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, एंड इससे क्या हो जाएगा, अब बॉडी फ्लूइड के अंदर हो, चाहे ब्लड की वॉल्यूम्स हो या फिर ब्लड की प्रेशर हो, सारी चीज़ें जो है सो क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। यहाँ एक लाइन छूट गया, यहाँ लिख लें आप मेंटेन। ठीक है, ब्लड प्रेशर मेंटेन, बढ़ा नहीं देना है, मेंटेन करना है, क्योंकि कम से आप नॉर्मल पे ला रहे हो। आई बात समझ, है ना, बढ़ा करके आपने नॉर्मल किया, दैट इज ओके। ठीक है, वहाँ तक ठीक है, बट इसको नॉर्मल से ज़्यादा नहीं बढ़ाना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन सब की वजह से क्या हो जाएगा, फिर GFR भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि GFR भी डाउन हुआ था। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी, बॉडी फ्लूइड आपकी कम हो जाएंगी, जिसको GFR का कॉन्सेप्ट नहीं पता है जाकर के वो लेक्चर देख लो यार। ठीक है, जहाँ से हमने नेफ्रॉन स्टार्ट करे थे उसके 1-2 बाद वाले होंगे, उसमें आप देख लेना, जहाँ से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वगैरह था ना, वही GFR है। ठीक है,
तो वहाँ से GFR आप देख लेना, थोड़ा और अच्छे से आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो GFR जो कम हो गया था वो बढ़ गया इन द सेंस व्हाट, दिस इज नॉट इंक्रीज मोर देन नॉर्मल, ठीक है। हम नॉर्मल पे लाने के लिए उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना, और इसी के लिए ये चीज़ लिखा भी हुआ है कि एन इंक्रीज ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर एंड सप्रेस द ADH रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक। अब एक बार ये नॉर्मल हो गया तो वो उसका काम है कि जा करके उसको बोलो, जो एक्टिव हो गया था वो जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो वहाँ के एक्टिव हो गए थे हाइपोथैलेमस के, वो जाके बोलेगा कि भाई हो गया, मेरा काम ठीक हो गया, अब तुम बंद कर दो उसको, जो तुम एक्टिव हुए हो वो अब उस चीज़ को स्विच ऑफ कर दो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करती है। दैट्स व्हाई हियर इट इज़ ऑल्सो रिटन कि यहाँ जो है पहले लाइन में देखें आप, हार्मोनल फीडबैक पे ये काम चलती है। कैसे रेगुलेट होती है? हार्मोनल फीडबैक पे। अगर कम हो गई तो बढ़ाने के लिए फीडबैक जाएगा, अगर बढ़ गई है तो उसको स्विच ऑफ करने के लिए भी जाएगा फीडबैक, राइट। तो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में आपका सारा सिस्टम काम कर रहा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होगी यार, ठीक है। आगे बढ़ें। तो चलो, इसी ADH का एक और फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन यही है, बट व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ADH इज इंक्रीज, ठीक है, अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में ADH बना लिया है तो ये एक और काम कर देगा एडिशनली। क्या कर देगा कि ब्लड वेसल्स को ना कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। प्रॉब्लम तो आपको अभी भी वही है। प्रॉब्लम क्या था? डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज इन बॉडी फ्लूइड, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, डिक्रीज इन GFR, व्हाटएवर। तो ये काम तो उसने प्राइमरीली कर ही दिया, इससे वो सब ठीक हो गया, बट एक और काम कर देगा एडिशनली कि वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। कंस्ट्रिक्ट मीन्स उसके जो ल्यूमेन थे उसको नैरो कर देगा। अब आप सोचो कि अगर किसी पाइप की ल्यूमेन को आपने दबा दिया, नैरो कर दिया, तो उसकी प्रेशर बढ़ेगी ना, है ना, उसकी प्रेशर बढ़ेगी, ठीक है। तो वो ल्यूमेन को थोड़ा सा क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है ब्लड वेसल्स को, तो जिससे क्या होती है कि ब्लड प्रेशर थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो कम हो गया था ना। मैं ब्लड प्रेशर कम बोलूँ, मैं बॉडी फ्लूइड कम बोलूँ, या फिर ब्लड वॉल्यूम्स कम बोलूँ, या फिर इलेक्ट्रोलाइट कम बोलूँ, एवरीथिंग इज सेम, मतलब समहाउ रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या कर देगा, एक और काम, ये ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा। कंस्ट्रिक्ट मतलब नैरो कर देगा। जो इसकी मान लो ये पाइप की विड्थ है ये, ठीक है, तो ये ऐसे पतला कर देगा, तो इससे क्या आपका प्रेशर बढ़ के आएगा, उससे फिर वॉल्यूम भी आगे चल के बढ़ जाएगी, तो फिर वो प्रॉब्लम इससे भी सॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो बट दिस इज सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है, हाँ। एंड ब्लड प्रेशर फिर से मेंटेन हो जाएगी। और इसी कंस्ट्रिक्शन वाले फंक्शन की वजह से भी ADH को हम क्या कह रहे थे, वैसोप्रेशन कह रहे थे। क्या कह रहे थे, वैसोप्रेशन। वैसो मीन्स व्हाट, ब्लड वेसल्स, प्रेशन मीन्स दबा देना, ठीक है। तो ये टर्म आपको ध्यान रखनी है, और ये टर्म आपको इतनी बार आएगी ना, जब वो क्या कहते हैं, हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, एंडोक्राइन पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान रह जाएगा, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चले आगे, ठीक है। तो ये आपको आई होप ADH का सारा फंक्शन समझ आ गया हो। तो ADH प्रोड्यूस किसने किया था, हाइपोथैलेमस। सबसे पहले इस चेंजेस को किसने डिटेक्ट किया था, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के कौन से सेल्स, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। कहीं से कुछ भी सवाल आए तो अब आपके जवाब नहीं रुकने चाहिए, ठीक है भाई। तो आगे बढ़े, ये देखो पहला आपका हाइपोथैलेमस कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको फ्लो में अच्छा लग रहा भी पढ़ने में, ठीक है। और सारे नोट्स मैंने अभी यार मुझे लगे हैं इसमें 1 घंटे से ज़्यादा इसको तैयार करने में, ठीक है। तो मेरे को लगा क्लास थोड़ा सा इसमें ऐसा लेंदी हो जाएगा जब मैं साथ साथ लिखूँगा, तो दिस वॉज बेटर कि आप पहले से अपने नोट्स तैयार कर लो, ठीक है। चलो, अब दूसरा काम कौन करता है, एक और तरीका है, मतलब दूसरा काम इन द सेंस की एक और तरीका है कि आप ये भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, तो भाई देखो क्या कर सकते हो। एक JGA सेल्स होता है, ठीक है। तो JGA मीन्स, पहले तो आप फुल फॉर्म देख लो इसका, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, जक्स्ट्रा मेडुलरी सेल्स होते हैं, ठीक है, जक्स्ट्रा मेडुलरी सेल्स। और इस जक्स्ट्रा मेडुलरी सेल्स का क्या मतलब हुआ, एक सेकंड, अगर फ़ोन में आप देखोगे ना, तो मैं ऐसे देखूंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा ना, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लैरिटी से दिखेगी। अगर ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे ऐसे, तो मुझे लगता है थोड़ी सी कम दिखेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे कहीं से फीडबैक मिला था, तो मैं थोड़ा इसको कॉन्शियसली ध्यान रखता हूँ, ठीक है। इतने पे ही चलेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि इस वाले पोर्शन में अगर अपन इसको ले जाएंगे तो थोड़ा ये कम दिखेगा, ठीक है। तो अब आते हैं JGA सेल्स पे, ठीक है। तो JGA सेल्स क्या होती है,
कि जो आपका DCT था ना, एक मैंने फोटोग्राफ भी यहाँ पे लगा रखा। देखो पहले तो आप इसको ऐसे समझ लो, डायग्राम से समझ लो। यह आपका बोमेंस कैप्सूल था, ठीक है भाई। अगर सब कुछ रिविजन करके आया होगे तभी समझ आएगा भाई, ठीक है। अगर डायरेक्ट ऐसे कूद के आ गए कि हाँ भाई देखते हैं क्या पढ़ाता है, तो फिर ऐसे ही फिर आप जो जज करना है करो। बट अगर आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें पहले से नहीं पता है तो फिर समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपको, ये हो गया आपका बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस था और ये बोमेंस कैप्सूल था, यहाँ से PCT DCT ऐसे करके, ठीक है। अब देखो ये जो DCT है ना, एक्चुअल डायग्राम ऐसा होता है, NCERT डायग्राम ऐसी नहीं है। इसका मुंह इसने इस तरफ बनाया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देख लेना, ये ओरिजिनली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और ये अफेरेंट आर्ट्रियोल और ये जो DCT वाला पार्ट था ना, ये देख रहे हो, ये DCT है और ये अफेरेंट आर्ट्रियोल है। तो इन दोनों की जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है, तो वहाँ एक apparatus का होता है, मतलब apparatus का निर्माण होता है। तो दैट इज योर JGA, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज गाइस, जस्ट नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ के जो सेल्स होते हैं, तो इस सेल्स के अंदर, इसके अंदर, इस पूरे apparatus के अंदर दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर जो एफरेंट आर्टरी ये वाली थी एंड दिस वन इज द DCT, तो इन दोनों की जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है, तो वहाँ एक टाइप ऑफ क्या होता है, apparatus बनता है, ठीक है। तो उस apparatus में कौन कौन से सेल्स होते हैं, उसी को जक्स्ट्रा मेडुलरी सेल्स भी बोलते हैं। और इसके अंदर होता है DCT, मैक्यूला डेंसा। DCT का जो मैक्यूला डेंसा होता है, मैक्यूला डेंसा क्या है, दिस इज अ सेल ऑफ DCT, ठीक है। DCT मान लेते हैं एक पोर्शन है ना, आपका पार्ट है ना, ट्यूबुलर पार्ट है, तो उसके वॉल पे एक सेल्स होती है, दैट इज मैक्यूला डेंसा, ठीक है। तो मैक्यूला डेंसा प्लस एफरेंट आर्टरियोल, इन दोनों की एक कॉम्बिनेशन से क्या बनती है, आपका JGA सेल बनता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्लियर है अभी तक, तो इसीलिए हम क्या कह रहे थे, इसको JGA कह रहे थे, ठीक है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus, उसके अंदर जक्स्ट्रा मेडुलरी सेल्स, और ये जो बने हैं वो कैसे बने हैं, DCT के मैक्यूला डेंसा वाले पार्ट से एंड एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल। तो ठीक है, तो आपको अभी इस लेवल पे इतना ही चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे करेगा, प्रॉब्लम अभी भी वही है। प्रॉब्लम कौन सी है, वही डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज इन फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, डिक्रीज इन GFR, ठीक है। बट हाँ, इसका जो काम शुरू होता है वो ऐसे होता है कि ये GFR जो कम हुआ है ना, ये कहाँ से सेंस करेगा, वो देखेगा कि GFR कम हो गया, जो आपका फिल्ट्रेट था ना। अब एक बार मैं GFR बता ही देता हूँ यार, ठीक है, क्योंकि फिर आप GFR सुनोगे बार बार, और अगर आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो फिर आपका दिन बेकार चला जाएगा, ठीक है। ये देख लो आप, GFR क्या होती है, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन के बाद, ग्लोमेरुलस क्या था, टफ्ट्स ऑफ कैपिलरीज, तो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट अमाउंट बोमेंस कैप्सूल के लुमेन में आते, जो फिल्ट्रेट अमाउंट, जो छन के ब्लड जो आ गया फिल्ट्रेट बन के बोमेंस कैप्सूल के लुमेन में, उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में लिखा होगा, ठीक है। किडनी के थ्रू पर मिनट कितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, दैट इज GFR, ठीक है। तो पर मिनट कितना अमाउंट जो है सो किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेट को जमा करती है अपने ल्यूमेन में, कौन सा, बोमेंस कैप्सूल के ल्यूमेन में, तो दैट इज योर GFR। तो एक मिनट के अंदर किडनी जो है, एक मिनट के अंदर किडनी जो है सो कितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट को बोमेंस कैप्सूल में जमा करती है, दैट इज GFR। और इसकी वैल्यू होती है 125 ml पर मिनट, ठीक है। और देखो यहाँ भी ये चीज़ें लिखी होती है, GFR का मेंटेनेंस जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus के द्वारा होता है, जो कि DCT और एफरेंट पर लोकेटेड होते हैं। अभी आपको ये पॉइंट इसी जगह पढ़ा दिया गया होता तो कुछ भी समझ आता है या नहीं। तो यही चीज़ है कि अगर एक चीज़ है 2 बार 3 बार रिपीट होगी तो आपको ध्यान रहेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इसका पहले वाली चीज़ें ध्यान होगी तो अभी थोड़ा सा और सब कुछ ज़्यादा समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ें क्या, GFR क्लियर है यहाँ से, ठीक है। तो अगर GFR डाउन हो गया, GFR डाउन हो गया मीन्स व्हाट, कि कितना जो फिल्ट्रेट वो जमा कर रहा था अपने बोमेंस कैप्सूल के अंदर में किडनी, वो उसकी अमाउंट कम हो गई, 125 ml पर मिनट से जो है सब घट गई। मतलब क्या, उतना ब्लड ही नहीं आ रहा, तो हम क्या ही फिल्टर करेंगे। तो कॉज कहाँ है, ब्लड वॉल्यूम में कॉज है आपका, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम थी, तो प्रॉब्लम अभी भी सेम है। अब इसको ठीक करने का तरीका अलग है, राइट। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, कि रेगुलेशन कर रहे हैं ना आप यार, तो चीज़ों को डिटेक्ट करोगे कहाँ प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है, उसको ठीक करना। तो सारी चीज़ें मॉनिटरिंग करना, रेगुलेटिंग करने का बेसिक मीनिंग क्या होता है, यही तो होता है। तो आपको प्रॉब्लम पता है, बट आप ADH से अलग तरीके से ठीक कर रहे थे, अब देखो रेनिन से अलग तरीके से, मतलब कि JGA सेल से अलग तरीके से हम ठीक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा फाउंडेशन क्लियर है आपका। देन अगेन, ठीक है, इट सेंस द फॉलोइंग GFR, कौन सेंस करता है ये, वही JGA सेल्स क्या करता है, JGA सेल्स जो है सो
ये सेंस करता है कि भैया जीएफआर कम हो गई है, हमारी जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो गई यार, तो क्या किया जाए। तो वहाँ ये जो सेल्स है ना, ये जो सेल्स है, ये जो अपैरेटस है, उसके पास एक हार्मोन होती है निकालने के लिए, दैट इज रेनिन। रेनिन रेनिन और किस ने यहाँ एक और रेनिन का नाम सुना है? आपको पता है मिल्क प्रोटीन वाला, ठीक है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एक एंजाइम होते थे, दैट वाज आल्सो रेनिन। बट वहाँ RENNIN है, ध्यान रखें, RENNIN है, ठीक है। तो वो अगर रेनिन आ जाए मीन्स व्हाट, वो कौन सा था, लैक्टोज शुगर होता ना, तो उसके लिए जो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं दैट वाज रेनिन, ठीक है। तो बट इस पॉइंट पे ये रेनिन आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन में अगर ये रेनिन आ जाए, डबल एन वाला आ जाए, तो डबल एन को नहीं रखना हमें, ठीक है। और वो अपने सिलेबस में भी नहीं है, तो आपको ज़्यादा ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकते हो, उस पर सवाल नहीं आएगा, सवाल इसी पे आएगा, ठीक है। तो आपको जहाँ भी हो टेक यहीं करना, ओके, तो ये ध्यान रखें आप। तो हाँ, तो वो क्या करता है, वो जैसे कि वो एडीएस रिलीज कर रहा था ना हाइपोथैलेमस, तो इसके पास रेनिन है तो वो रेनिन रिलीज करेगा। आप रेनिन का फंक्शन देखो कैसे होता है, ठीक है। एक सेकेंड, रेनिन का फंक्शन कैसे होता है, मैं एक चीज बता रहा था आपको, ठीक है। हाँ भाई, तो ये क्या होता है कि एंजियोटेंसिनोजेन एक आपका जो है सो प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ठीक है, काइंड ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन होता है। और जेन का जहाँ भी ये ऐसे एज अ सफिक्स आपको जेन दिखे है ना, इसका मतलब होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है। आपको याद है ब्लड क्लॉटिंग, हाँ, ब्लड क्लॉटिंग याद है ना आपको, तो उस समय भी हमने कुछ पढ़े थे ना, फिब्रिनोजन, ठीक है। तो वो फिब्रिनोजन था, मीन्स इनएक्टिव फॉर्म में था, फिर हमने उसको फिब्रिन बनाया था जो क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा था। तो जहाँ भी जेन हो जाए ना, दैट इज है प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन है वो, है ना, बट वो इनएक्टिव फॉर्म है। तो इसको रेनिन आकर के उठाएगा, भाई 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 क्या हो गया, देखो ये तो जेफर कम हो गया, उठो तुम। तो ये फटाक से उठा, इसको कौन उठाया, रेनिन ने उठाया। मीन्स रेनिन इस रिएक्शन को मीडिएट करेगा, कैटलाइज करेगा। तो ये क्या बना लेता है, एंजियोटेंसिन 1 बना लेता है। क्या बना लेता है, एंजियोटेंसिन 1 बना लेता है, ठीक है। और ये एंजियोटेंसिन फर्दर और एंजियोटेंसिन 2 बना लेता है, ठीक है। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, वो वही है एंजियोटेंसिन कॉजिंग एंजाइम, ऐसा कुछ होगा। एंजियोटेंसिन तो है ए से, ई से एंजाइम है, सी से क्या हो सकता है, हाँ, एंजियोटेंसिन कैटलाइजिंग एंजाइम, ऐसा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना। और दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय रेनिन, सॉरी, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ लिख लो, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखी मैं आपकी, ठीक है। बट ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, दिस इज डन बाय या फिर मीडिएटेड बाय ये एंजियोटेंसिन कैटलाइजिंग एंजाइम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब इसने एंजियोटेंसिन 1 ने क्या किया, एंजियोटेंसिन 2 बना दिया, एंजियोटेंसिन 2 बना दिया। और एंजियोटेंसिन 2 जो बन के आया ना, अब ये काम करेगा भाई। अब इसके बारे में कहा जाता है कि दिस इज अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर। तो आपको अभी याद है वैसोकंस्ट्रिक्टर और कौन था, एडीएच भी था, दैट्स व्हाई दिस एडीएच वाज आल्सो कॉल्ड एज अ वैसोप्रेशन। तो यही काम ये भी करेगा, काम वही करेगा। कौन सा काम करेगा कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, ब्लड वेसल को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, नैरो कर देगा उसके लुमेन को, तो वहां से ब्लड प्रेशर को आप बढ़ा लो, ठीक है। दिस इज द वे ऑफ मतलब जो चीज़ें प्रॉब्लम थी उसको ठीक करने का, है ना, क्योरिंग कह सकते हो आप, जो भी प्रॉब्लम थी उसको ठीक करने का तरीका है, प्रोसेस है, ठीक है। ओके, तो क्या हो रहा था, रेनिन जो है सो एंजियोटेंसिन जो है सो एक प्लाज्मा प्रोटीन है, अगर आप चाहो तो ये भी लिख लो, दिस वन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन। दिस वन इज अ प्लाज्मा, ठीक है। तो रेनिन क्या था, एक सॉरी एंजियोटेंसिन क्या था, प्लाज्मा प्रोटीन था, उसको कैटलाइज किया रेनिन ने। रेनिन फिर उसको एंजियोटेंसिन से एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करा दिया, एंड एंजियोटेंसिन 1 इज ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 बाय द हार्मोन ACE, एंड दिस एंजियोटेंसिन 2 इज अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर। मीन्स ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, ये कंस्ट्रिक्ट कर देगा, मतलब नैरो लुमेन को नैरो कर देगा, जिससे ब्लड प्रेशर आपकी फिर से बढ़ जाएगी, एंड देन जीएफआर बढ़ जाएगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ी तो ब्लड की वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी, एंड देन जीएफआर भी बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। और जीएफआर ठीक हो गया, बढ़ गया, मीन्स व्हाट, प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो गया, है ना। तो तरीका आपने देखा इसमें अलग था थोड़ा सा, बट काम जो है ना वो सिमिलर था, कि काम भी वही कर रहा था, वो
देखो, अब जैसे कि कोई भी अलग अलग तरह के दवाइयाँ देते हैं, बट ठीक तो हो जाते हो ना आप, है ना। कोई क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक में अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक्स देते हैं, बट उसका प्राइमरी फंक्शन तो वही होता है। तो वही चीज़ है, जिसके पास आप जाओगे वो अलग अलग तरीके से उसी काम को करके देगा। सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो GFR इससे भी बढ़ गया, GFR इससे भी बढ़ गया, ठीक है भाई। चलें आगे चलें। इसका एक और काम है, इसका एक और काम है, एंजियोटेंसिन 2 जो है, मतलब वो पूरा जोर लगा लेता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर इस पॉइंट को ठीक, इस चीज़ को ठीक करने के लिए जो भी है सबको उठाओ, सबसे काम कराओ, ऐसा होता है। तो आपने देखा ना, ये इससे भी काम हो जा रहा था, बट सेकेंडरी में एक और काम इसने क्या करा दिया कि भैया तुम एक तो ये तो तुम कर ही रहे हो कि तुमने लेटर पार्ट से क्या किया, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया था, बट साथ साथ में एक और अगर काम हो जाए कि ब्लड वेसल्स को भी हम कंस्ट्रिक्ट कर दे, तो वहाँ से भी तो ब्लड प्रेशर तुम बढ़ा सकते हो, तो ये चीज़ें तुम वहाँ से भी ठीक कर सकते हो। दैट वाज एडिशनल, ठीक है। तो इसी तरीके से तो JGSS जो है एक काम तो वो करा ही दिया कि भाई वेसल कंस्ट्रिक्टर करा दिया, बट बोलेगा नहीं मेरे पास एक और तरीका है, रुको, एंजियोटेंसिन बोलेगा भाई एड्रेनल कॉर्टेक्स अगेन वो एंडोक्राइन का पार्ट है, ठीक है। तो मतलब एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है सो एक वो है एड्रेनल ग्लैंड का एक पार्ट है ना। वो क्या होता है, एक एड्रेनल मेडुला होता है, एक एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। तो एड्रेनल मेडुला से आपको याद होगा वो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो भी इमरजेंसी हार्मोन्स थे वो सब निकल रहे थे। एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स से भी 2-3 तरह के अलग अलग एंजाइम्स निकलते हैं, एंड वन ऑफ देम इज एल्डोस्टेरोन। तो वो क्या कहेगा, एंजियोटेंसिन 2 एड्रेनल कॉर्टेक्स को जाकर के स्टिमुलेट करेगा, जगाएगा कि भाई तुम्हारे पास जो है सो एल्डोस्टेरोन है, तुम एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ाओ, अभी हमको काम है एल्डोस्टेरोन का। तो बोलेगा अच्छा ठीक है। तो उसने क्या किया, एड्रेनल कॉर्टेक्स ने अपने अंदर से एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ा दिया। अब इस एल्डोस्टेरोन को लेकर के कहाँ आ जाते हैं आप, किडनी पे आ जाते हैं। ये कहाँ था भाई, ये एड्रेनल ग्लैंड में था, बट ये फंक्शन कहाँ कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत ही खास बात है हार्मोन्स की, कि निकल कहीं और से रहा है। अभी हम हार्ट को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे, एंजाइम निकल कहीं और रहा है, बट टारगेट ऑर्गन इसका कहीं और है। सारी चीज़ें जो भी एंजाइम्स निकल रही है ना, ब्लड के अंदर पॉर हो रही है, ब्लड का तो क्या है, ट्रांसपोर्टिंग से हर जगह जाता है वो, ठीक है। दैट्स व्हाट इज कनेक्टिंग टिश्यू ना, ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू, तो हर जगह चला जाता है। तो रिलीज किसने किया, एड्रेनल कॉर्टेक्स ने एल्डोस्टेरोन को रिलीज किया, एंड ये पहुंच गया कहाँ, फटाफट से पहुंच गया आपका नेफ्रॉन के पास, और नेफ्रॉन से फिर क्या करेगा, वहीं जो है सर DCT से आगे ये H2O और वाटर, H2O और सोडियम की क्या करा देगा, वो रीअब्जॉर्प्शन करा देगा। पानी कम था ना, लो भाई, इलेक्ट्रोलाइट कम था ना, लो भाई। रीअब्जॉर्प्शन से क्या होती है, जो फिल्ट्रेट में वाटर और सोडियम परे हुए थे, उसको अपन ने खींच लिया, उसको अपन ने क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर ले आया। तो हमारे बॉडी के लिए जो हम स्टोर कर रहे हैं वो कहाँ करेंगे, ब्लड के ही अंदर करेंगे ना। फिल्ट्रेट तो बह जा रहा था बहने के लिए, वो तो यूरिन बन के निकल जाता। ये तो जितना हम वहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लें, वो हमारी कोशिश होती है ना किडनी की। तो सिंपली दिस इज वही चीज़ है कि H2O और सोडियम को जो है सो हम रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, कहाँ से, उसकी रीअब्जॉर्प्शन को हमने और बढ़ा दिया एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन से, ठीक है। तो देखो मेजरली काम दो ही हो रहे हैं, अगर आप इसमें भी देखो और उसमें भी देखो। एक तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर हो रहा है ना, सोडियम एंड वाटर हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे कौन करा रहा है, एल्डोस्टेरोन कर रहा है, जो कि निकल कहाँ से रहा है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकल रहा है। बट इसी काम को कराने के लिए एक बंदा और रिस्पॉन्सिबल था, दैट वाज व्हाट, ADH, ठीक है। अब ADH को निकालने वाला कोई और हार्मोन है, मतलब ADH को निकालने वाला कोई और ऑर्गन है, दैट और कोई और ग्लैंड है, दैट वाज हाइपोथैलेमस। तो वहाँ हाइपोथैलेमस ने ये काम किया था, वहाँ हाइपोथैलेमस ने ADH को निकाला था, एंड ADH ने ये काम किया था, और यहाँ पे एल्डोस्टेरोन ने ये काम किया। तो क्या सवाल ये नहीं बन सकता कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम फ्रॉम DCT। और एक एग्जांपल में दे दे, मतलब एक ऑप्शन में दे देगा एल्डोस्टेरोन, एक ऑप्शन में दे देगा ADH, एंड एक ऑप्शन में देगा 1 and 2 बोथ। क्या लगाओगे, 1 and 2 बोथ। And which organ is responsible for reabsorption of H2 and sodium, या फिर which gland is responsible for reabsorption of sodium and water। एक जगह दे देगा एड्रेनल कॉर्टेक्स, एक जगह दे देगा क्या नाम है, हाइपोथैलेमस। तो क्या दोगे आप, दोनों, है ना।
तो काम बेसिकली आप देख रहे हो दो ही हो रहा है, या तो उसने रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम को कम कर दिया, सॉरी बढ़ा दिया, दूसरा या तो अपने ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर दिया, है ना। तो यही एंजियोटेंसिन 2 तक बनने का इंतजार करेगा, उसके बाद ये एक तरफ इधर काम करेगा, एक तरफ ये भी काम करेगा। तो ऐसी चीज़ है, ठीक है। अब वही काम वहाँ पे, जैसे वैसोकंस्ट्रिक्टर की बात कर लें तो वैसोकंस्ट्रिक्टर का भी काम कौन कर रहा था, वहाँ पे एडीएच कर रहा था, और यहाँ पे जो है सो वैसोकंस्ट्रिक्टर का काम कौन करेगा, एंजियोटेंसिन 2 करेगा। वहाँ एडीएच का डुअल फंक्शन था, यहाँ एंजियोटेंसिन 2 का जो है सो, हालांकि इसको डुअल फंक्शन नहीं कह सकते क्योंकि ये डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन ये एड्रेनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट करके ये काम करा रहा है, ठीक है। तो बट आप समझ रहे हो ना कि पानी की कमी हुई, तुम्हारे पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। ब्लड वॉल्यूम की, ब्लड फ्लूइड की कमी हुई, तुम्हारे पास 2 ही तरीके हैं भाई, या तो तुम ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके उसकी ब्लड प्रेशर बढ़ा लो, जीएफआर बढ़ा लो, या फिर अगर पानी की कमी है तो तुम वहां डीसीटी से जाकर के पानी को रीअब्जॉर्ब कर लो। देयर इज ओनली 2 पॉसिबल वेज, है ना, करने के अलग अलग तरीके, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ने क्या, हाँ, और इसी को ना एक बहुत ही फेमस नाम है रास, आपने कई बार सुने भी होंगे। रास इज नथिंग दैट रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो इसमें रेनिन इन्वॉल्व है, इसमें एंजियोटेंसिन इन्वॉल्व है, इसमें एल्डोस्टेरोन रिस्पॉन्स इन्वॉल्व है। तो RAA एंड S4 सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज रेनिन एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। एंड दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज नोन एज द रास मैकेनिज्म। एनसीईआरटी की आखिरी लाइन उस पैराग्राफ की, आखिरी नहीं मतलब उसके बाद फिर हार्ट वाला पोर्शन बताया उसने, ठीक है। तो आगे बढ़ें क्या, अब हो गया, अब ऑलमोस्ट हो गया। अब बस हार्ट का एक छोटा सा काम है, मैं बताता हूँ कि वो जो फीडबैक वाली काम है कि भाई अगर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये अगर कंट्रोल ही नहीं हो रहा, बढ़ाता जा रहा है, ये इसका काम क्या था, कॉन्स्ट्रक्शन जीएफआर बढ़ा रहा। अगर ये स्विच ऑफ ना हो, एक पॉइंट पे आकर के इसको स्विच ऑफ होना चाहिए ना। हम नहीं चाहते ना जीएफआर मेरा 125 से 150 हो जाए, 20 था तो हमको 125 लाना था, 125 से 30, 40, 50 तो नहीं करने जाएंगे ना। तो हमको बढ़ाना, एक्सेसिव नहीं बढ़ाना। तो इस बात को कंट्रोल करने के लिए आएगा कौन, हार्ट से एक हार्मोन निकलती है, दैट इज ANF, एंटी नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। क्या है ANF, दैट इज एंटी नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। वो कहाँ से निकल रही है, हार्ट से निकल रही है, ठीक है, हार्ट से निकल रही है। तो इट डिक्रीजेज द हाई ब्लड प्रेशर, इट डिक्रीजेज द हाई ब्लड प्रेशर, जो कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया था उसको कम करेगा बाय द वैसोडाइलेशन। यहाँ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर था, और एक और चीज़ आप लिख लें यहाँ, वैसोडाइलेशन, ठीक है। मतलब क्या कर देगा ये, ब्लड वॉल्यूम, ये जो नैरो, सॉरी, ये जो आपकी ब्लड वेसल्स थी ना, उसकी ल्यूमेन को वाइड कर देगा, ये जो विड्थ थी, इस विड्थ को और बड़ा कर देगा, ऐसे कर देगा, ठीक है। और ये जो कंस्ट्रिक्शन था तो वो ऐसे है, तो ये ऐसे कर देगा, ये बहुत ही छोटा सा, ठीक है। तो ये बात है। तो ये बस चेक करने के लिए आता है कि कहीं ज़्यादा तो तुम नहीं बढ़ा दिए हो ना GFR, कहीं ज़्यादा तो वॉल्यूम तुम नहीं बढ़ा दिए हो, क्योंकि हार्ट से ही ना आउटा वगैरह लेके जाता है यहाँ से ब्लड। तो ये भी तो उसको देखना पड़ेगा। आप सोचो हार्ट क्यों इन्वॉल्व हुआ इसमें, क्योंकि ब्लड प्रेशर की बात आ रही है, ब्लड वॉल्यूम की बात आ रही है। तो ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, ये सब सारी चीज़ें जो ब्लड वेसल्स निकली है वो कहाँ से भैया, हार्ट से ना। तो उसका आदमी है तो उसका तो ख्याल रखेगा ना ये यार, है ना, कि कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा। फिर स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, सब फिर फर्क पड़ने लग जाएगा ना, सब कुछ फर्क पड़ने लग जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये किसके उल्टा काम करता है, JGSL के उल्टा काम करता है। और ये बहुत ही फेमस सवाल है। ANF इज एंटागोनिस्टिक टू विच सेल्स, विच हॉर्मोन्स, ठीक है। तो ANH इज एंटागोनिस्टिक टू एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था, सॉरी, एंजियोटेंसिन 2 कह लेना, या फिर ADH भी कह सकते हो आप। ADH भी तो वैसोकंस्ट्रिक्शन कर रहा था, ठीक है। तो बट यहाँ NCERT लिखती है कि ये JGSLs के ऑपोजिट काम करता है। क्या करता है, JGSLs का अपोजिट काम करता है। JGSLs पूरा मेहनत किस पे कर रहा था, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने में, है ना, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में, GFR को बढ़ाने में। बट ये क्या कर रहा है, उसको कम कर रहा है। कम कब करेगा, ऐसा नहीं है कि कम है तो और कम कर देगा। जब अगर तुम एक्सेसिव बढ़ा रहे हो तब जाकर के कम कर देगा। दैट इज ओनली फॉर द चेक एंड बैलेंस, कि भाई आप कंट्रोल में रहो, ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं बढ़ा के ले जाना। तो दैट वाज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सारे हार्मोन, सारे चीज़ें क्लियर हो गई।
आप एक बार इसको अच्छे से नोट कर लेना और दोबारा से पढ़ना, दोबारा से एक एक पॉइंट को याद करना, ठीक है। और जब अपन क्वेश्चंस पे आएंगे तो क्वेश्चन भी कर लेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये जो है ना ए एन एफ पे सवाल बनेगा, ये किसके ऑपोजिट काम करता है। तो आप सोचो ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज़ याद रहे, ठीक है। अब सोचो ए एन एफ का क्या काम था, वैसोडाइलेशन करना, हाँ, उस ब्लड प्रेशर को, जो बढ़ी हुई एक्सेसिव ब्लड प्रेशर उसको कम करना, है ना। तो भाई बढ़ा कौन रहा था, तो बढ़ाने वाला एडीएस था या तो फिर एंजियोटेंसिन 2 था, तो उसके वो वाला ऑप्शन टिक कर लेंगे हम, ठीक है। तो थैंक यू यार, अभी इसको पूरा हमने कवर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है 1 से 2 लेक्चर और आएंगे, एक मैच्योरेशन का प्रोसेस समझाना है, और कुछ और ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अभी तक तो पूरा हम लोग जो है किडनी नेफ्रॉन पे ही पूरा पढ़ रहे थे, कुछ छोटे मोटे 2-4 और ऑर्गन्स हैं वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, तो अपन उसको देखेंगे। फिर कुछ डिजीज़ होते हैं जो एक्सक्रीटरी डिजीज़ हैं, ठीक है, तो जो डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी नेफ्रॉन्स हो गए, तो वो सब देख लेंगे। तो मुझे लगता है 1 से 2 लेक्चर छोटे छोटे ही बनेंगे, अगर 1.5 घंटे का ले लिए फिर तो सारे फिनिश है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं छोटे छोटे वीडियोज़ लूँ, ठीक है। 45 मिनट, 30 मिनट्स, 1 घंटे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ानी, ठीक है भाई। तो चलो आज इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, और एक एक चीज़ क्लियर करके पढ़ना है यार, ठीक है, बहुत रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा, एनसीईआरटी रीडिंग लगानी है क्या, फटाक से लगा लेते हैं, फटाक से लगा लेते हैं, मैं भूल गया था। देखो उसमें इसमें कुछ भी नया नहीं मिलेगा भाई, कुछ भी नया नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, है ना। तो यही तो पढ़ाने का फ़ायदा होता है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको पता 2026 में भी एनसीईआरटी से ही आया था, फिर से नीट होना है अभी, उसमें भी वही सब चीज़ आएगा। ओके, सो पढ़ लेते हैं, उससे क्या होता है ना, सेटिस्फेक्शन आता है, जो हमने पढ़ा वही चीज़ तो है, ठीक। देख लो फटाक से पढ़ेंगे, लेकिन द फंक्शन ऑफ द किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड, ये तो मैंने एनसीईआरटी की लाइन ही कॉपी करी थी उसमें, है ना। एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें कौन कौन से जीजीए ले लेते हैं, ठीक है। जेजीए है, जीजीए हाइपोथैलेमस एंड हार्ट है, ठीक है। ओके, so osmoreceptors in the body are activated by the change in blood volumes, change in blood volume हो रहा है और blood fluid हो रहा है, चलो body fluid हो रहा है, and ionic concentration means what, electrolyte, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों की वजह से जो है आपकी प्रॉब्लम्स होने लग गई थी, ठीक है। एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, जब आपकी फ्लूइड की एक्सेसिव लॉस हो गई तो वो क्या करेगा, बॉडी कैन एक्टिवेट दिस रिसेप्टर्स, तो ऐसे ऐसे रिसेप्टर्स को वो एक्टिवेट करता है। तो उसी रिसेप्टर्स में आ गए आपके कौन से, एक तो जेजीए और एक कौन, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये जो दीज रिसेप्टर्स लिखा हुआ, दीज रिसेप्टर्स मीन्स व्हाट, दीज रिसेप्टर्स मीन्स हाइपोथैलेमस एंड जेजीए, यहीं पर रिसेप्टर है ना, इसके पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स थे और जेजीए के पास जो है सो वो दोनों का में वो खुद में ही एक न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, समझ लो, ठीक है। अब देखो हाइपोथैलेमस क्या करता है, एडीएस रिलीज करता है, और एडीएस को और क्या करता है, वैसोप्रेशन करता है। वैसोप्रेशन क्यों भाई, क्योंकि उसने वैसो कंस्ट्रक्शन का भी काम किया था, एंड दैट इज रिलीज फ्रॉम वेयर, न्यूरो हाइपोफिसिस। कोई पूछे प्रोड्यूस्ड वेयर, एडीएस इज प्रोड्यूस्ड वेयर, तो आपको लगाना हाइपोथैलेमस। एडीएस रिलीज फ्रॉम वेयर, तो आपको लगाना है न्यूरो हाइपोफिसिस। न्यूरो हाइपोफिसिस क्या होता है, न्यूरो हाइपोफिसिस पिट्यूटरी ग्लैंड है भाई। एडिनो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर, ये एंटेरियर होता है, और न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है पोस्टीरियर होता है, लेकिन दोनों पिट्यूटरी, ठीक है। अब ये एंटेरियर, पोस्टीरियर, न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, है ना, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे, मतलब भूल जाता हूँ, एंडोक्राइन में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो एडीएच फैसिलिटेट वाटर रिअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूबल, कुछ नया है कि आपके लिए अभी भी पढ़ा है, दैट्स प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, क्लियर है। An increase in the body fluid volume can switch off the osmoreceptors and suppress the ADH release to complete the feedback। वही चीज़ हमने लिखा भी हुआ, सेम लाइन लिखा कि अगर आपकी बॉडी फ्लूइड की वॉल्यूम नॉर्मल से ज़्यादा चली गई है तो उसको स्विच ऑफ करने के लिए भी होना चाहिए। वो क्या करेगा, एडीएच को सप्रेस कर देगा कि भैया हो गया काम तुम्हारा, अब जाओ तुम, ठीक है। सो एडीएच कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो एडीएच का दो काम, एक तो लेटर पार्ट से क्या कर रहा था वो आगे, वाटर एब्जॉर्प्शन, एंड दूसरा कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये दो काम एडीएच का होगा। दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, फाइनली हमें यहीं तक आना था, एंड इंक्रीज द ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयरबाय द जीएफआर। तो एवरीथिंग
कम्स इन सीरीज, ठीक है। पहले आप ब्लड वॉल्यूम बढ़ाया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो GFR बढ़ गया, तो सब कुछ रिलेटेड, ठीक। ओके, नाउ द JGSS, तो एक आपने हाइपोथैलेमस पढ़ लिया, दूसरा नीचे आ गया JGSS प्लेज अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें एक हार्मोन्स को दूसरा हार्मोन जगाता है, एक इनएक्टिव होता है, दूसरा फिर एक्टिव होता है, फिर वो जाकर के काम करता है। दैट्स व्हाई इट्स अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, ठीक है। और फॉल इन GFR, इसका भी शुरुआत कहाँ से होता है, GFR कम हो गई, ठीक है। तो अगर ये वर्ड यूज़ करें ना तो आपको JG लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये NCERT की बातों पे चल रहा है, ठीक है। तो फॉल इन GFR या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या फिर GFR can activate the JGSS to release renin, which convert angiotensinogen in blood to angiotensin 1 and further to angiotensin 2। तो JGSS क्या कर रहा था, रिलीज रेनिन कर रहा था, फिर उसने एंजियोटेंसिन जेन को पकड़ा और उसको बदल दिया किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में। ये एंजियोटेंसिनोजन किसमें होते हैं, ब्लड में होते हैं। मैंने बताया था आपको क्या ये प्लाज्मा प्रोटीन है, तो प्लाज्मा किसका पार्ट, ब्लड का पार्ट, तो ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, दिस इज व्हाट, प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। आपको पता ना सारे हार्मोन्स वगैरह सारे प्रोटीन नेचर होता है, ठीक है। और फिर एंजियोटेंसिन 2 भी पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर, उसके अंदर वैसो कंस्ट्रिक्टर की बहुत बड़ी क्षमता है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, तो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा वो और GFR भी बढ़ा देगा, है ना। वैसो कंस्ट्रिक्ट कर दिया मतलब क्या, ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया, ब्लड प्रेशर बढ़ाया तो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ गया एंड GFR भी बढ़ गया। तो एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स, इसका दूसरा काम, एंजियोटेंसिन 2 का दूसरा काम क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स को उठाएगा, बोलेगा भैया तुम्हारे पास एल्डोस्टेरोन है क्या, हाँ हाँ है, निकालो भाई, एल्डोस्टेरोन निकालेगा और फिर से ये किस पे एक्ट करेगा, DCT पे, ठीक है, डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, और क्या करा लेगा वहाँ से सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करा लेगा। ओके, सो दिस ऑल्सो लीड्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इन GFR, तो ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया, है ना। तो समझ रहे हो, काम कराने के 4 तरीके, मतलब 2 ही मेन तरीके, 2 मेन फंक्शन है, बट उसको करने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। इन्वॉल्व कोई और अलग अलग आदमी हो रहा है उसमें। एंड दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, दिस इज ऑल्सो नोन एज RAS। इसमें एल्डोस्टेरोन भी जोड़ तो क्या दिक्कत है, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है, एल्डोस्टेरोन कहाँ से निकल रही थी, एड्रेनल कॉर्टेक्स से, और ADH कहाँ से निकल रही थी, हाइपोथैलेमस से, सॉरी निकल रही थी पिट्यूटरी से, बन रही थी हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो थोड़ा सा देखना, वर्डिंग पे खेल लेगा वो। An increase in blood flow again in the atria of the heart can causes the release of the adrenergic factor, ठीक है। ये देखो atria of the heart, मैंने इस चीज़ को नहीं पता था कि an increase in blood flow to the atria of the heart, क्योंकि सारी चीज़ें ब्लड फ्लो से ही रिलेटेड है ना, तो ब्लड फ्लो कहाँ करेगी, ब्लड वेसल्स में, और उसमें तो एट्रिया तो है ही, एट्रिया ही तो ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर के जा रहा था सारे ऑर्गन्स में, एंड देन सारे ऑर्गन से फिर किडनी के अंदर, क्योंकि उसी को फिल्टर करना था, है कि नहीं। तो ये सारे जो है काम कहाँ हो रहा था बेसिकली, इसमें हार्ट तो इन्वॉल्व है ही ना इनडायरेक्टली। तो हार्ट क्या करेगा, ANF निकालेगा, ANF क्या करता है, वैसोडाइलेशन का काम करता है, डायलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, देयर डिक्रीज ऑफ द ब्लड प्रेशर, क्या करेगा, ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देगा, मतलब नॉर्मल पे ले आएगा। एंड ANF मैकेनिज्म देयर बाय एक्ट एज चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन, क्या करता है ये, चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ये जो RAS वाला जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, वो क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कौन बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, तो सारी चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस का काम कौन कर देता है भाई, ANF कर देता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई आपकी क्लियर, ठीक है। NCERT भी कर ली और आपने भी पहले तो थ्योरी कर ली, सब थ्योरी कर ली, सारी चीज़ें पढ़ के हमने, ठीक है। तो अब इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें, इसको ग्रो कराने में मेरी हेल्प करें और रिविज़न करें यार, रिविज़न करें, बहुत सारे क्वेश्चन करें, ठीक है। क्वेश्चन अभी मत करना, एक बार चैप्टर खत्म हो जाने तो करना, बाकी आप तब तक फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह करो, बट नोट्स ज़रूर बनाएं, NCERT के लाइन ज़रूर पढ़ें, उसको मार्क करें, ठीक है। NCERT कम से कम आपको नीट से पहले तक 10 बार पढ़ लेनी है, कम से कम कह रहा हूँ, ठीक है। तब जा कर के टेस्ट में नंबर आएंगे। और जो चैप्टर्स हो रखे हैं, ब्रीदिंग हो रखा है, आपका सर्कुलेशन हो रखा है, सब कुछ एकदम पैरेलली चलते रहना चाहिए रिविज़न में। रिविज़न इज़ अ की, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, और आप लोग खुश रहें, पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच। चैनल को ग्रो कराओ यार तुम लोग, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।